हेलो एवरीवन। तो कैसा हुआ आप सबका मेंस 2022? वेल, क्वेश्चंस बहुत सारे मिक्स थे, कोई सेक्शंस बहुत ज़्यादा टफ था, कोई सेक्शंस इजी थे। एंड आज आई विल बी डिस्कसिंग द सोशल जस्टिस पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। आई एम राजेश वत्स एंड ए फैकल्टी एट द कलाम IAS Academy। सो लेट्स सी कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और इसको कैसे हैंडल करना था, क्या क्या लिखने थे इसमें, किस तरह से पॉइंट्स को बना सकते थे, है ना। देखते हैं। ये सब सारा क्वेश्चंस आया था आपका, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस थे सोशल जस्टिस पार्ट से। 2 15 मार्कर था और एक 10 मार्कर था, है ना। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी ट्रेंड एनालिसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इस चीज़ का गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पार्ट का एक साथ मिलके ट्रेंड एनालिसिस किया गया था, और अभी सोशल जस्टिस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली ए लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस sensitization of the government functionaries and citizens regarding disability। कमेंट करना है। 10 मार्कर का क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को 5-7 पॉइंट जो है ये बना के आप लिख देंगे, राइट। इस तरह का क्वेश्चन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इस पे पहले भी 2017 मेंस में भी आया था, वो भी 10 मार्कर आया था। तो उससे रिलेटेड फिर से 5 साल के बाद फिर से पूछ लिया इन्होंने। तो पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट, देन ये दिखाना पड़ेगा कि विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरीज। अब गवर्नमेंट फंक्शनरीज क्या होता है? गवर्नमेंट फंक्शनरीज वो होते हैं कि जो गवर्नमेंट का पार्ट है फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, इवन द आशाज एंड आंगनवाड़ी एट द ग्रासरूट लेवल, वो भी गवर्नमेंट का पार्ट होता है। देन मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो सब सारे पार्ट हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी का सारा पार्ट्स आ जाएगा। देन लोकल लेवल पे जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, देन MLA, MPs एंड जो कि गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, राइट। देन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑल दीज आर गवर्नमेंट फंक्शनरीज। तो आपको क्वेश्चन में ये दिखाना है कि हाउ दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड अबाउट द डिसेबिलिटी एक्ट, हाउ दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, राइट। इसको लिखना पड़ेगा। और फिर ये भी दिखाना पड़ेगा कि सिटीजन्स भी कैसे इनसेंसिटिव हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं आप? इंट्रोडक्शन में आप इसको आर्टिकल 41 से कर सकते हैं कनेक्ट। आर्टिकल 41 किसके लिए है? सिक पीपल एंड डिसेबल्ड पर्सन का आर्टिकल 41 में जिक्र है। सो यू कैन कनेक्ट दिस DPSP आर्टिकल्स इन द इंट्रोडक्शन। देन आप ये बना सकते हैं कि आर्टिकल 41 के थ्रू प्रोविजंस ऑफ द सिक एंड डिसेबल्ड पर्सन का है, एंड आर्टिकल 14 के थ्रू हमको राइट टू इक्वलिटी सबको देना है। अब डिसेबल्ड पीपल भी तो हमारे सोसाइटी के पार्ट्स हैं ना, उनको भी तो इक्वलिटी चाहिए। तो उनको इक्वलिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को लेके आया, है ना। बट इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है, कैसे इंसेंसिटिव है, वो चीज़ हम लोग आगे के पार्ट में देख लेंगे, राइट। मेन बॉडी पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है क्या। आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है तो भी आप एग्जाम हॉल में भी सोच सकते थे कि क्या हो सकता है। इसमें एक डिफिनीशन होगा, है ना, और उस डिफिनीशन में के साथ साथ जो है कुछ प्रोविजंस होंगे, कुछ पेनल्टीज होंगे, कुछ रिजर्वेशन सिस्टम का बात हुआ होगा, है ना। तो यही सब चीज़ जो है वो एक्ट्स में है लिखा हुआ। एक तो ये है कि 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को इसको इंक्लूड किया गया है। इससे पहले जो एक्ट था उसमें सिर्फ 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी था, इसमें 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को ब्रॉडली कवर किया गया है। इवन द एसिड अटैक, मेंटल इलनेस, इन सब को भी इंक्लूड किया गया है, राइट। देन पब्लिक एक्सेसिबिलिटी को
कवर किया गया है। बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या प्राइवेट बिल्डिंग्स, वो भी एक्सेसिबल नहीं है, रैंप की फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटीज सही से नहीं है डिसेबल पर्सन के लिए, है ना, साइंस सही से लगाया हुआ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को इस एक्ट में कवर किया गया है। देन नॉर्मल ईयर्स में राइट टू फ्री एजुकेशन जो क्या होता है 6 to 14 होता है, बट डिसेबल्ड पर्सन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इनके लिए 18 ईयर्स तक के लिए राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है ना। देन रिजर्वेशन का बात है, 3 से 5% अलग अलग स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है रिजर्वेशन, इस चीज़ की जो है बात किया गया है, ठीक है। देन देयर इज सम सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जो कि पीपल को ये कनेक्ट करने के लिए कोशिश के लिए डिसेबिलिटी को से डिसेबल्ड पीपल से बेटर कनेक्ट हो, उनके लिए बेटर गवर्नमेंट स्कीम्स बने, बेटर लॉज बने, इसको एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। तो ये वाला पार्ट क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, ये आपके लिए को समझाने के लिए है। बट अगर फर्स्ट पेज में, ये आपका फर्स्ट पेज है, ये तो क्वेश्चन लिखा रहता है यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ठीक है। देन अगर यहाँ पे छोटा सा इस वाले पार्ट को आप कवर कर सकते हैं, देन इट वुड बी वेरी गुड। यहाँ से आपके इस चीज़ को कवर करने से आपके हो सकता है कि 1-1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में, जो कि सिर्फ क्वेश्चन को कवर करेगा, राइट। तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा सा करने, इतना सारा पॉइंट्स नहीं, 4-5 पॉइंट्स भी याद आए तो आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। देन देखते हैं मेन बॉडी में क्या करना है। अब देखो, गवर्नमेंट फंक्शनरीज इज नॉट सेंसिटाइज्ड। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी नहीं पता होता है कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं डिसेबल फ्रेंडली, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, तो इन सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। बहुत सारे मीन्स गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं, जो लोकल लेवल पे आशा, आंगनवाड़ी, इवन सम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं पता है। तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा? तो इन लोगों की सेंसिटिविटी नहीं है ना, कि क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो इनको ट्रेनिंग की कमी है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, राइट। देन सेकेंड, देखो गवर्नमेंट का बजट बनता है, हर एक साल बजट आता है, ठीक है। उस बजट में 3 साल से जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बजट कम होता जा रहा है। एक तो सबसे पहले कि 2.21% ऑफ द पॉपुलेशन पर्सन विद डिसेबल्ड है, लेकिन आप ये सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ 0.0084% इस बार के बजट में 2022-2023 में उनको बजट एलोकेशन किया गया है। तो कैसे ग्रो करेंगे, कैसे अपलिफ्ट होगा? तो ये इनसेंसिटिविटी है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंसिटाइज नहीं है गवर्नमेंट, नहीं तो फंड को ज़्यादा एलोकेट करती। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अब आपने देखा होगा कि कोरोना पेंडेमिक आया बहुत सारा, कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स लॉन्च किया, लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि सिर्फ डिसेबल्ड के लिए कोई स्पेशल स्कीम लॉन्च किया गया हो, है ना। और अभी भी 2 साल कोरोना पेंडेमिक के बाद जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, अभी भी कोई स्कीम्स ऐसा नहीं लॉन्च किया गया ताकि उनको जो क्षति पहुंची है उस पर कुछ भरपाई किया जा सके। सो दिस शोज इनसेंसिटिविटी, है ना। देन पेंशन दिया जाता है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर। आपको पता ही होगा कि नेशनल इसको डिसेबल्ड के लिए कुछ पेंशन दिया जाता है, और वो मेयर 300 रुपीज़ का पेंशन है। अब आप सोचो कि 300 रुपया में आपका पिज़्ज़ा भी नहीं आएगा, पूरा भरपेट आप पिज़्ज़ा भी नहीं खा सकते, है ना। और इस तरह कम पेंशन दिया जा रहा है, 1 महीना डिसेबल्ड को इसमें चलाना है। इससे क्या शो करता है कि गवर्नमेंट इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द डिसेबल्ड पर्सन। वही अगर इनका बात किया जाए पॉलिटिशियंस का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का,
तो इनके पेंशन्स भत्ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डिसेबल्ड के लिए 300 रुपया, ठीक है। देन बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इवन आप कोर्ट्स में भी जाओगे तो वहाँ भी रैंप की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ढंग की पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, साइंस नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, बहुत सारे विधानसभा में भी ऐसा नहीं है ना। तो इन सब से क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट इज इनसेंसिटिव, गवर्नमेंट फंक्शनरीज आर इनसेंसिटिव, राइट। लैक ऑफ एजुकेशन, अब देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आ गया, बट इससे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुए, है ना। एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स की कमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, गवर्नमेंट की स्कूल्स की ऑलरेडी बहुत कम है, जो भी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सही से नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, राइट, इन सब से प्रॉब्लम्स अलग ही हैं। देन डिसेबल्ड फ्रेंडली, डिसेबल को क्या चाहिए, स्पेशल स्कूल्स चाहिए। तारे ज़मीन पे आपने देखा होगा कि किस तरह से समझाया जाता है, तो डिसेबल्ड स्पेशल स्कूल्स चाहिए, ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, स्टडी मटेरियल्स इनका अच्छा होना चाहिए, ब्रेल लिपि में लिखा हुआ, जो विजुअली चैलेंज है उनके लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये शो करता है कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज आर नॉट सेंसिटिव इनफ। देन लैक ऑफ इंश्योरेंस, अब ये बात समझो कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको और ज़्यादा खर्चा है, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज़्यादा लग रहा है, कहीं एक जगह से जाने से दूसरे जगह जाने में उनको कुछ डिवाइस की ज़रूरत है, कान में कुछ डिवाइस की ज़रूरत है, स्पीकिंग के लिए कोई डिवाइस की ज़रूरत है। अब इन सब चीज़ों के कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स होनी चाहिए जो कि इस सब चीज़ों को ढंग से कवर करे। स्कीम्स हो भी सकता है नाम मात्र का, लेकिन इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है, तो ये इनसेंसिटिविटी ही दर्शा रहा है ना। तो इसको आप दिखा सकते थे। देन दूसरे वाले पार्ट में सिटीजन्स कैसे इनसेंसिटिव हैं, इसको दिखाना होगा। अब आपने स्कूल्स में पढ़े हैं, कॉलेजेस में आपने पढ़ा है, आपने कहीं जॉब किया होगा, तो वहाँ भी आपने देखा होगा ना कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कोई इनसे दोस्ती नहीं करना चाहता, सब इनको अलग थलग रखा जाता है ना। तो ये क्या है, सिटीजन्स की तरफ से इनसेंसिटिविटी है कि नहीं। देन नॉन हेल्पिंग नेचर, अब आपने देखा होगा, आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पीएच कैटेगरी के पीपल हैं और जो कि लिख नहीं सकते, है ना, उनको स्क्राइब की ज़रूरत होती है। अब वो 7-9 पेपर के लिए वो स्क्राइब को इतना ज़्यादा परेशान होता है कि कोई उनके लिए पेपर लिख दे। तो ये क्या है, सिटीजन्स के अमाउंट इनसेंसिटिविटी। अब नॉर्मल लेवल पे भी आप देख लो कि कोई डिसेबल पीपल हैं जिनको ट्रेन में चढ़ना है, उनको कोई चढ़ाने वाला नहीं है, किसी को रोड क्रॉस करना है, उसको रोड क्रॉस कराने वाला नहीं है। तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है इनको, और ये प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज सिटीजन्स आर नॉट सेंसिटिव इनफ, राइट। देन प्राइवेट बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स तो बन जाते हैं लेकिन डिसेबल फ्रेंडली नहीं होते हैं। अब एस्केलेटर लगा दिया बड़ा बड़ा, अब कोई व्हील चेयर वाला पर्सन कैसे चढ़ेगा उस पर, है ना, उसका नहीं सोचा गया। जो रैंप की फैसिलिटी होती है वो नहीं है। तो प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी है इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। ये सिटीजन्स की तरफ से दिखा रहा है कि इनसेंसिटिव है, राइट। देन एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड, अब आपने देखा होगा कि कोई भी एम्प्लॉयर डिसेबल्ड पीपल को नहीं रखना चाहता है, उनको लगता है कि इनसे आउटपुट कम मिलेगा, है ना। अगर कोई वेटर का जॉब सीखा हुआ है, ठीक है, तो उस डिसेबल्ड पीपल को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है किसी भी रेस्टोरेंट में जाके, किसी भी कहीं भी उनको जॉब मिले, राइट। तो ये क्या है, इनसेंसिटिव है। और रेस्टोरेंट पे काम मिल भी जाए तो कस्टमर जो आएंगे वो बोलेंगे कि नहीं, मैं इनके हाथ का नहीं खाऊंगा, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे दे रहा है ना, कैसे बात कर रहा है, इस तरह की जो है धारणाएं हैं। तो इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन ये लोग फेस करते हैं, राइट। देन स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ द डिसेबिलिटी, बहुत बार तो ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि भगवान इनसे दुखी हैं इसीलिए इनको ऐसा बनाया गया। अब आप सोच, अब ये इनका ये लॉजिक होता है कि जब भगवान ही इनसे दुखी हैं, भगवान ने इनको बनाया है ऐसा, तो फिर हम लोग क्या हैं, हम लोग भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे।
तो ये सब सरासर गलत है। अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती है बहुत जगह, तो सिटीजन्स की तरफ से इनसेंसिटिविटी को ये चीज़ दर्शा रहा है, राइट। ठीक है, तो आपने ये समझा। और कुछ पॉइंट्स जो है 10 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट्स आप ये भी दे सकते हैं कि कैसे इन सब इनसेंसिटिविटी को दूर किया जाए। ठीक है, वे फॉरवर्ड में आप जो प्रॉब्लम्स आपने गिनाए हैं वो सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या गिनाया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है तो ट्रेनिंग मॉड्यूल होनी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट फंक्शनरीज को सेंसिटाइज करने के लिए बजट एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। पेंशन जो सिर्फ 300 रुपया मिल रहा है उसको बढ़ाओ, ठीक है, वो होना चाहिए। बिहेवियरल चेंज होना चाहिए सिटीजन्स का, है ना। देन पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग शुड बी एक्सेसिबल। तो ये सब 4-5 पॉइंट जो है आप दिखा सकते हो वे फॉरवर्ड के रूप में, राइट। देन इसके बाद देख लेते हैं कि कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इसको आप लिख सकते हो। इंडिया ने साइन किया है, रेटिफाई भी किया है। रेटिफाई कैसे हो गया? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, ठीक है। तो आ तो गया, इंडिया ने रेटिफाई तो कर दिया, लेकिन हमने देखा कि कैसे इनसेंसिटिविटी है। तो प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया जा सकता है, गवर्नमेंट फंक्शनरीज को सेंसिटाइज किया जा सकता है। एंड एमंग द सिटीजन्स देयर शुड बी कॉमन ब्रदरहुड सो दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन लिव विथ डिग्निटी। इस चीज़ को हमको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप इस 10 मार्कर क्वेश्चन को 3-4 डायमेंशंस में कवर करते हुए सारा पार्ट्स को अलग अलग करके लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है, 15 मार्कर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसका आंसर। बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड्स डेप्थ मैनेजमेंट of inflation and underemployment to serve the poor and the underprivileged section of the society डिस्कस करना है। तो पहले तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या हमें लिखने की जरूरत है, ठीक है। ये समझिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वेलफेयर स्कीम्स की नीड है, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा इसमें एक फ्रेज जो है ये है डेप्ट मैनेजमेंट। अब बहुत सारे लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, वहाँ सोचे होंगे कि ये डेप्ट मैनेजमेंट क्या है। डेप्ट मैनेजमेंट तो सुना था, अब डेप्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे डेप्ट मैनेजमेंट, कैसे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे हो रहा है, राइट। तो इसका अगर हिंदी आप पढ़ते तो वहाँ पे लिखा था कुशल प्रबंधन, और इसका मतलब था कि एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो एक सेकंड में आपको ये समझ में आ जाता था कि डेप्ट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। और एक तो आपका ये हो गया वेलफेयर स्कीम्स वाला। दूसरा आप ये दिखाएंगे कि कैसे डेप्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन करने की जरूरत है और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है। 3 पार्ट तो आपका ये आ गया, और तीनों पार्ट में आपको ध्यान क्या रखना है कि अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप कवर करें, तभी जाके जो है एग्जैक्टली टू द पॉइंट ये आंसर आपका बनेगा, राइट, ठीक है। तो इसको देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में आप कनेक्ट कर सकते हैं, देखो वेलफेयर स्कीम्स है। वेलफेयर स्कीम्स कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द स्टेट। इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है तो थोड़ा सा ये भी दिखा दो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कौन कौन से हैं। SC, ST, वुमेन, ओल्ड एज्ड, है ना, माइनॉरिटी ग्रुप्स।
तो ये सब पीपल जो हैं वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं और इनका वेलफेयर करने का ज़रूरत है थ्रू द वेलफेयर स्कीम्स, थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अब मेन बॉडी में क्या करोगे आप? सबसे पहले तो बताओगे कि नीड ऑफ वेलफेयर स्कीम कैसे है। तो वेलफेयर स्कीम्स का हमारे पास ज़रूरत क्यों है अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को? तो ये दिखाओगे ना कि कैसे पॉवर्टी है, हंगर है, इसीलिए हमको ज़रूरत है ना। अगर वेलफेयर स्कीम नहीं होगा तो लोग किस डायरेक्शन में टर्न हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को वेलफेयर स्कीम्स वाले में दिखा दोगे। देन इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे क्यों किया जाए, नीड ऑफ द डेप्ट मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो लोग सही से न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाएंगे, है ना। एंड और एजुकेशन हेल्थ सही से इनका नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप दिखा दोगे। देन अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से जो है वो डेप्ट मैनेजमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो लोग कैसे भूखमरी में मरने लगेंगे, ठीक है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगी। इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को पॉइंट बना के आप लिख सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कवर कर लेंगे कि नीड ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स। तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गरीबी, देखो गरीबी कम हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी अब 12-13% ही रह गया है, बट एब्सोल्यूट नंबर में अभी भी बहुत ज़्यादा है वो चीज़, राइट। पॉपुलेशन ही हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत सारे रिपोर्ट इंडेक्स भी इसको सपोर्ट करता है, इस लॉजिक को। जैसे कि आप देखोगे कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक था 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज। ऐसे तो हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इसकी बात करते हैं, लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात आती है तो वहाँ पे हमें रैंक मिलता है 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज, है ना। तो इस कारण से वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है। 68.8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अभी भी पर डे $2 से नीचे का खर्चा कर रही है या उससे कम कमा रही है, राइट। तो ये दिखाता है कि हमको वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब डिपेंडेंसी रेशियो कैसे होता है, 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज और 65+ एज वाले जितने भी पॉपुलेशन हैं उन सब पॉपुलेशन को फिर डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से, राइट। तो ये 48.7% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत हाई है, बट डिपेंडेंसी रेशियो भी हमारा हाई है बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इन सब जो डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे गरीबी, भुखमरी इनसे से जूझ रहे हैं, तो इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है ना। देन द पर कैपिटा इनकम, देखो IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडिया के अकॉर्डिंग 144th पोजीशन है आउट ऑफ 194 इकोनॉमी इन GDP पर कैपिटा। ऐसे तो देखोगे तो हमारे पास मोर देन 234 बिलियनर्स हैं, राइट, बट नीचे तबके के लोग भी अभी भी भूखमरी में बट रहे हैं, ठीक है। इनको कौन बचाएगा? वेलफेयर स्कीम्स ही बचा सकता है, गवर्नमेंट ही बचा सकती है, राइट। इसलिए हमें वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है। बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, PBTGs हैं, राइट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी भी नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं, गांव में हैं, इनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। ये सब कैसे पहुंचेगा? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसे होगा? वेलफेयर स्कीम्स लाना पड़ेगा खुद से। अगर ये लोग कर पाते तो अभी तक कर लिए रहते ना। गवर्नमेंट को कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा, मेन स्ट्रीमिंग इनका करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ है, इसलिए हमको वेलफेयर स्कीम्स चाहिए। देन बहुत बार ये देखा गया, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि अगर हम लोग सही से डेवलपमेंट नहीं करवाते हैं तो फिर देयर आर चांसेस कि एक्सट्रीमिस्ट लोग बन जाए। नेक्सलिज्म, माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इन सब डायरेक्शंस में लोग टर्न अप हो जाएं, राइट। तो इनको अगर रोकना है तो हमें वेलफेयर स्कीम्स लाके गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, तभी जाके जो है इस सब चीज़ों को रोका जा सकता है। सो वेलफेयर स्कीम्स इज नीडेड, ठीक है। देन
अब सेकेंड वाला पार्ट है कि डेप्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप ये बता दो कि कैसे, क्यों ज़रूरत है इस चीज़ों की। तो एक बता सकते हो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो बोलती है कि 7.6% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अनएम्प्लॉयड, जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसमें से 7.6% लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं। राइट। इन्फ्लेशन का बात करोगे तो अगस्त 2022 में 7% था हमारा इन्फ्लेशन। आरबीआई का परमिशन लिमिट क्या है? 2 to 6%, लेकिन इन्फ्लेशन है 7%। ठीक है, तो अब इन सब के कारण इतना ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके कारण अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि क्या, क्यों नीड है इन्फ्लेशन करने की, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की क्या नीड है ना, तभी पता चलेगा। सो देखो, अब अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो खाना पीना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जो गरीब लोग हैं वो न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा पाएंगे, है ना, और अगर न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा पाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं। देयर मे बी सम डिजीज़ आउटब्रेक, एंड डिजीज़ आउटब्रेक होगा तो हमारा हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी बैकवर्ड है, चरमराया हुआ रहता है। वो कोविड-19 में हमने देख लिया था कि कितना चरमराया हुआ है ना, तो उस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। राइट, तो ये लैक ऑफ न्यूट्रिशनल है, डिजीज वल्नरेबिलिटी, प्रेशर ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन ये इन्फ्लेशन वाला जो पार्ट है ये फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अगर हाई इन्फ्लेशन है तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फ्यूल महंगा हो जाएगा, डीजल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस, ये सब चीज़ महंगा हो जाएगा, और जब फ्यूल महंगा हो जाएगा तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम महंगा हो जाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह में जाने वाले जो गुड्स जो जा रहे हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही वो पे करना पड़ता है, तो कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे। राइट, तो इन्फ्लेशन इज टर्निंग मोर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये फीडबैक मैकेनिज्म है। देन अब लेट सपोज कि कोई एवा पॉवर्टी लाइन वाला है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत महीनों तक आ गया, 6-8 महीने तक आ गया, तो उसके सारे सेविंग्स जो है हो सकता है ख़त्म हो जाए, डिस्पोजेबल इनकम उसके पास कम है। राइट, तो क्या होगा कि वो एवा पॉवर्टी लाइन से आ जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन पे, और फिर उसने जो बच्चे का एडमिशन करवा रखा होगा किसी प्राइवेट स्कूल्स में, जो कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ वो एक्सेस कर रहा होगा, तो ये सब चीज़ उनके नसीब अब नहीं होने वाला है। राइट, इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब ये देखो कि आपके पास तो हो गैस चूल्हा है, आप तो खाना बना लोगे, और इन्फ्लेशन का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये लोग, इन लोगों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर लेट सपोज कि एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है तो क्या होगा, इनको ट्रेडिशनल मेथड पे जाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो क्या होगा, फिर वुड एंड चारकोल का यूज़ करेंगे, और वो उसका यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, वहाँ से भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। एंड बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो ये एंटी सोशल एक्टिविस्ट, जो एंटी सोशल एलिमेंट ऑफ जो सोसाइटी हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो पीडीएस ग्रेन्स लोगों के पास पहुंचना चाहिए वो ये लोग होर्ड कर लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाते हैं। इस कारण से जो है और ज़्यादा वो महंगा हो जाता है जो फूड ग्रेन्स जो मार्केट में होता है। राइट, ये चीज़ हो जाता है। देन सेविंग वाला मैंने बता ही दिया है कि कैसे डिस्पोजेबल इनकम लोगों के कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से, तो सेविंग रेट्स भी कम हो जाएगा, और सेविंग रेट्स जो वो कम हो जाएगा तो सेविंग लोग कम करेंगे तो वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, है ना, आगे के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिन अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई रहता है तो इन वल्नरेबिलिटी इंक्रीजेज, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ आपको दिखाना था। देन
ये वाला पार्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इसको ये दिखा दो कि बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यों नीड है इसका डेप्थ मैनेजमेंट करने का, है ना। तो इट कैन बी इजीली सीन कि जब जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है तो क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब लोगों को देखो किसी भी तरह से पेट भरना है, फैमिली बचाना है, राइट, तो वो सोचते हैं कि जो मिल रहा है वो कर लो। इसीलिए अगर सही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो बुरे कामों में वो लग जाते हैं, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो हंगर फिर से बढ़ जाता है, भूखमरी बढ़ जाएगी, राइट। अब इसको आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कहा गया है कि इंडिया का रैंक जो है 101 आउट ऑफ द 116 कंट्रीज। ये सब डाटा जो है ना, छोटा छोटा डाटा, इस सब को प्रिपेयर करके रखिए आप, और इसको अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए आप इसमें डालते रहिए, ठीक है। देन लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, लोग APL से BPL में आ सकते हैं, है कि नहीं। ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फिर इसका मतलब कि ग्रोथ कम हो रहा है। बहुत सारे सेक्टर में जब प्रोडक्शन कम होगा तो बहुत सारे सेक्टर में ग्रोथ कम हो जाएगा, और बहुत सारे सेक्टर में जब ग्रोथ कम हो जाएगा तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ कनेक्ट कर सकते हो आप। एंड जब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, ठीक है, उस टाइम पे फिर लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, और फिर सुसाइड वाली बात भी लोगों के मन में आती है। बहुत बार ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो जाता है। इसीलिए हमको अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि नीड क्यों है वेलफेयर स्कीम्स की, डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की, एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड लिख देंगे आप, 15 मार्कर का क्वेश्चन है, राइट। तो तीनों सेक्शंस के लिए 2-3 पॉइंट वे फॉरवर्ड में लिख देंगे, और आप ये दिखा देंगे कि अब देखो GS पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। GS पेपर 3 का क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा लगाने की कहीं कोशिश नहीं करेंगे। जितना गवर्नमेंट साइड से हो रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। देन वेलफेयर स्कीम्स से रिलेटेड आप क्या वे फॉरवर्ड लिख सकते हो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लेके आना चाहिए, राइट टू एजुकेशन तो है लेकिन सबको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। अभी हमने देखा था कि डिसेबिलिटी वाला जो है सेक्शन जो है एजुकेशन सही से नहीं प्राप्त कर पा रहा है, राइट। देन रिडक्शन इन द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। इलेक्शन के टाइम पे ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीबीज बांटे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोन वेवर कर दिया जाता है, वो अचानक से, वो पता है, सबको पता है कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी पे ही तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे सकता है, राइट। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे हो सकता है, प्राइस कंट्रोल एंड रेशनिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट ओपन मार्केट सेल स्कीम लेके आती है, जब बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट जो होता है मार्केट में होता है और उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है तो गवर्नमेंट वो खरीद लेती है ना। और जब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो बेच देती है ताकि सप्लाई बना रहे। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। सब्सिडीज़ को रेशनलाइज किया जा सकता है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा अगर मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे किसान इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू नहीं समझते हैं, और फिर लाइक हैंड पंप है, दमकल जो चलता रहता है, ठीक है, उसको चलता हुआ छोड़ देते हैं, घंटों घंटों वो चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है, राइट। हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे हैं,
और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा डिमांड में आ जा रही है, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ का होगा, सप्लाई कम है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ही होगा। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि रैशनलाइजेशन ऑफ द सब्सिडीज, इसको न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ा जाए। उससे क्या किया जाए कि सोलर पंप दिया जाए, राइट, उससे आप जितना ज़रूरत है उतना ही किया जाए। तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं देंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो फिर ये सब चीज़ें कम हो जाएगी। इसके बेसिस पे इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। देन रेगुलेशन ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग ऑन द राइट टाइम। पीडीएस सिस्टम के कारण जो उसके अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग हो रही है, उससे जो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, तो उसको नीचे करने का है ना। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, पीपीपी मॉडल पे काम किया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से। और जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे 100% एफडीआई वाला फैसिलिटी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करें, प्राइवेट कंपनीज को ईज ऑफ डूइंग प्रोवाइड करें, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो पाए और अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनको नौकरी मिल सके, राइट। देन बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले से बैकलॉग्स हैं, जैसे कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी का पहले से बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। तो इसका गवर्नमेंट जो है फुलफिल करे, एम्प्लॉयमेंट यहाँ से भी जनरेट होगा, है ना। और ज़्यादा सीट्स क्यों नहीं निकाल रही है, निकाले गवर्नमेंट। देन स्टार्टअप कल्चर अच्छे से होना चाहिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम, इस सबसे वल्नरेबल सेक्शंस को बढ़ावा तो मिल रहा है, लेकिन इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एसएचजीज। एसएचजीज तो मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसको ढंग से प्रमोट किया जाए, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जाए, उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, उनको कुछ मैनेजरियल स्किल सिखाया जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर बना सकते थे, डिस्कस कर सकते हैं। देन कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनाओगे, पॉजिटिव बनाएंगे आप कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनके लिए गवर्नमेंट ने काम किया है, कुछ सक्सेसफुल भी हुआ है, बट एब्सोल्यूट नंबर में ये अभी भी बहुत ज़्यादा हाई हैं और इनको अगर ठीक करना है तो हमको वेलफेयर मेजर से ही ठीक करना पड़ेगा। एंड हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको कम करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से बना के जो है आप कंक्लूजन लिख सकते हो, और तभी जाके जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सही से यूटिलाइज होगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन डन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सोच लीजिए आपकी क्या करना है। देखो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। एक तो यह है कि इनएडुकेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो कैसे इनएडुकेट है प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। और दूसरा ये दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये बिना अवेयरनेस जनरेट किए, बिना इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम को दिखाए आरटी को लाना चाह रहा है, सबके लिए राइट बेस्ड अप्रोच लाना चाह रहा है ना। तो इन दोनों सेक्शंस को आपको, इस दोनों पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड वो आप लिख सकते हो। फिर जब मेन बॉडी में आएगा तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि किस तरह से इनएडुकेट है इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम, और फिर दूसरा वाला पार्ट कि कैसे अवेयरनेस नहीं है जनरेट,
ठीक है, दोनों। और एक वे फॉरवर्ड अच्छा सा बना लोगे जो आप नेगेटिव दिखा रहे हो कि इसी का कि पॉजिटिव, कि कैसे इस सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, एंड देन एक अच्छा सा कंक्लूजन बना के ये आंसर बन जाएगा। ये वाला पार्ट ट्रिकी है, इनएडुकेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे, क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है बट इस वाले पार्ट में बहुत सारे लोग फंसे होंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। देन इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले आप बता दोगे कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन आ गया था अंडर आर्टिकल 21A इन 2002, और फिर 2009 में तो हमारा RT एक्ट ही आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और क्या दिखा सकते हो? आर्टिकल 51 का के में है फंडामेंटल ड्यूटीज, कि पेरेंट्स एंड गार्जियंस को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए इन फॉर द एजुकेशन एंड वार्ड्स ऑफ हिज चिल्ड्रेन एंड वार्ड्स को फ्रॉम द 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। RT एक्ट किसको कवर करता है? ठीक है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट। चलते हैं। अब सबसे पहले बात कि यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत है कि हाउ इट इज इनएडुकेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। तो देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, यहाँ पे 25% ऑफ द रिजर्वेशन है इन प्राइवेट स्कूल्स, जो कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको, जो कि माइनॉरिटी अनएडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स है ना, इनको कहना है कि 25% जो है सीट्स आप रिजर्व रखिए फॉर द इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब क्या इनको कुछ इंसेंटिव दिया गया? अब ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, इनका मेन काम है प्रॉफिट गेन करना, बट अचानक से जो है इनका इस एक्ट के आने के बाद 100% प्रॉफिट से लेके 75% प्रॉफिट आ गया। जो ये जो 25% प्रॉफिट गैप हुआ, इसका कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे? दिस इज जस्ट ए बर्डन फॉर देम। देन पुअर स्टूडेंट्स, जो जिनको ये इस 25% कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिलता है, तो अब क्या कि सिर्फ एडमिशन मिल गया स्टूडेंट को उससे काम चल गया? ऐसा तो नहीं है ना। उनको ड्रेस चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, बड़े बड़े स्कूल्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रहा है, आज ये प्रोजेक्ट बना के लाना है, कल वो प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो पुअर पेरेंट्स कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे? ये सब खर्चा कौन उठाएगा, है ना। तो इस कारण से जो है अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट ही कर जाना पड़ता है, राइट। देन अब देखो, मिड डे मील स्कीम इसको लाया गया था, इट इज़ ए इंसेंटिव बेस्ड स्कीम, ताकि चिल्ड्रन जो पुअर चिल्ड्रन है इन लोगों को स्कूल्स में लाया जाए, एटलीस्ट खाने के लिए ये लोग आ जाएंगे। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मिड डे मील का मेनू ही नहीं फॉलो होता है। बहुत सारे स्कूल्स में तो महाराष्ट्र के 100 स्कूल्स में 6 महीना तक मिड डे मील स्कूल चला ही नहीं, स्कीम ही नहीं चला। देन बिहार का सारण वाला डिस्ट्रिक्ट, आप तो सबको पता ही होगा कि 23 स्टूडेंट्स का जो है वो जान चला गया था मिड डे मील खाने से। तो अब वो सोचो कि जिस स्कूल में ऐसा घटना हुआ है वहाँ पे कोई अपने बच्चे को भेजेगा? नहीं भेजेगा ना, है ना। तो ये इंसेंटिव्स कम हो जा रहा है। देन राइट टू एजुकेशन किस एज ग्रुप के कवर करता है? 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज। लेकिन 6 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए क्या? अब देखो, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो तो 3 साल से बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, देन KGs, LKGs, UKGs, इस तरह से जो है इनको पढ़ाया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है। बच्चे जो है ग्रोथ होता है, इनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। और जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं वो 6 साल से स्टार्ट ही करते हैं, तो 3 साल तो ये पहले ही पीछे छूट गए। उसके बाद वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, पढ़ाई सही नहीं है, तो ये और ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं। तो इनके पास इंसेंटिव बचता नहीं है बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करने का, है ना। देन अब ये देखो कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज है। 14 ईयर्स के बाद क्या? बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा देखा जाता है कि 14 ईयर्स के बाद, लगभग क्लास 8 के बाद
बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल से, है ना, स्टूडेंट का। इवन आप ये देख सकते हो कि ये यूपी के स्कूल में 35% ड्रॉप आउट हो जाता है आफ्टर क्लास 8। गुजरात वाले स्कूल में 23% स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है आफ्टर 8th क्लास। तो इसको स्कूल्स को क्या इंसेंटिव है कि इन बच्चों को कंटिन्यू करवाया जाए स्टडी, ये लोग 11th करे, 12th करे, आगे का ग्रेजुएशन करे, इनको कैसे मोटिवेट किया जाए, क्या इंसेंटिव है स्कूल के पास, ठीक है ना, इस चीज़ को कवर नहीं है आरटी में। देन देयर इज अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है अगर बेटर ट्रेनिंग हो। अब देखो भारी भरकम शब्द तो आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, लेकिन टीचर्स के पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? अब कोई ट्रेनिंग ही नहीं दोगे आप टीचर्स को तो उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, कैसे वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने तरफ से वो क्या करेंगे, है ना, ठीक है। और इसी कारण से जो है आप ऐसा रिपोर्ट देखते हो कि एनुअल स्टेटस ऐसा रिपोर्ट के अंदर ही आ जाता है कि मोर देन 50% ऑफ द जो क्लास 5th का है वो सेकेंड क्लास का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पा रहा है ना। तो सबकी गलती है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट, सबकी गलती है इसके पीछे। देन ये बोलती है कि प्राइवेट ट्यूशंस नहीं पढ़ाएं गवर्नमेंट टीचर्स, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को लिया जा रहा है, उनको बहुत कम सैलरी दिया जा रहा है और वो सैलरी भी टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है। तो टीचर के पास ऑप्शन क्या बच गया? प्राइवेट ट्यूशन ही तो करेगा, घर भी तो संभालना है, पेट भी तो पालना है ना, तो वो फिर कैसे करेगा? तो इसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है ना। इसको आप कनेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गोवा में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। देन एक प्रोविजन है आरटीई एक्ट में कि एज बेस्ड होना चाहिए एडमिशन। 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज है, लेकिन किसी बच्चे का अगर 10 साल का वो हो गया और 10 साल के एज में उसको मन किया कि अब हम पढ़ाई स्टार्ट करें तो उसको 4th क्लास में रखा जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन ये तो कर दिया आपने एज बेस्ड एजुकेशन, बट उसको 10 साल में वो उसने सीखा क्या है? कुछ भी नहीं सीखा। वो 4th में चला जाएगा तो वो कर क्या पाएगा? वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। उसको जो टीचर्स बताएगा वो कुछ समझ ही नहीं आएंगे उसको, है ना। तो ये क्या इंसेंटिव है? और कोई ऐसा टीचर एलोकेट हो हर एक स्कूल में कि जो इस तरह के बच्चे को देखे, राइट, इन पे ज़्यादा फोकस दिया जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है इन सब बच्चों को कवर करने का। बस एक्ट में लिखना है तो इन्होंने लिख दिया, राइट, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोई पॉलिसीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब आ जाएगा आपका इनएडिक्वेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अवेयरनेस जनरेशन की कमी है, राइट। तो अवेयरनेस जनरेशन की कमी को देखेंगे तो बहुत तरह से देख सकते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, सबके मेथड से इनको देखा जा सकता है कि कैसे अवेयरनेस जनरेशन की कमी है। अब देखो बच्चा है, बच्चा को क्या पता है कि उसका कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, उसको लॉजिकल थिंकिंग मिलेगा स्कूल जाके, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बेटर होगी, है ना, उसकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसकी बेटर हो सकती है। कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे कैरियर बिल्ड होगा आगे जाके। ये 6 to 14 ईयर्स वाला एज ग्रुप जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी के बेसिस पे ये जो बेसिक्स इसके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी जाके वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा लॉयर बनेगा, है ना, IAS कोई कंप्लीट कर सकता है। तो उसके बेसिक्स ही नहीं स्ट्रॉन्ग है तो कैसे कर पाएगा? और ये चीज़ अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट्स को बताया नहीं जा रहा है ठीक से, है ना। उनको पता ही नहीं है कि उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, उनको पता ही नहीं है कि इसमें कैरियर प्रोग्रेशन कैसे है, सोशल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीज़ों को भी जो है वो स्कूल में आप सीख सकते हैं। ये बात उनको पता ही नहीं है स्टूडेंट को। तो आपने आरटी तो लेके आ गया, लेकिन जिस बच्चे को पढ़ाना है उसको ही नहीं पता है तो कैसे प्रमोट करोगे, है ना। देन पेरेंट्स, गरीब पेरेंट्स का क्या होता है
कि बच्चा स्कूल चला जाए, मिड डे मील में उसको खाना मिल जाएगा, देन यूनिफॉर्म का पैसा मिल जाए, देन बहुत सारे स्टेट्स में साइकिल का पैसा मिलता है, साइकिल का पैसा मिल जाए। इन सब चीज़ों, यही वो बस समझते हैं इंसेंटिव। उनको ये नहीं पता है कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, स्कूलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है ना। उनको कोई विजन ही नहीं है कि कैसे वो अपने चाइल्ड का कैरियर डेवलप करवाएंगे, राइट। तो इन सब चीज़ों पे कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई अवेयरनेस जनरेशन नहीं है। उनको पता नहीं है कि कैसे वो सोसाइटल डेवलपमेंट में उनका बच्चा भाग ले सकता है आगे जाके, राइट। तो ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। देन टीचर्स कैसे, अब गवर्नमेंट टीचर्स क्या होते हैं, मेनली जो होता है वो चाहते हैं कि महीना ख़त्म हो और मेरा पैसा आ जाए, बस उनका फोकस बस इसी पे रहता है कि किस तरह से जो है वो पैसा कमा ले, उनका सैलरी आता रहे, है ना। उनको ये नहीं पता है, सही से अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया जा रहा है, सही से उनको सेंसिटाइज नहीं किया जा रहा है कि आपके हाथों में भविष्य है, देश का भविष्य आपके हाथ से संवर सकता है और बिगड़ भी सकता है, राइट। तो उनको नहीं सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनको अवेयरनेस इतनी नहीं फैलाई जा रही है। और जिन टीचर को पता भी है तो इन्वायरमेंट और सिस्टम ऐसा बन जाता है कि एक टीचर फांकीबाज है तो दूसरा भी फांकीबाज बन रहा है ना। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल्स में आपने देखा होगा कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स होते हैं, इन सब चीज़ों का कोई प्रोविजंस नहीं है ना। इसको होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अगर प्राइवेट टीचर्स मीटिंग होगा तभी जाके तो स्टूडेंट को पेरेंट्स को पता चलेगा कि उनका स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में बेटर करने की ज़रूरत है ना। तो इसकी ज़रूरत है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देन कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चल रहा है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर एम्पावरमेंट। अब ये कौन समझाएगा कि लड़का लड़की समान है, कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है। बिना ये सब समझाए आरटी एक्ट आ गया, अब लड़कियों की जो है वो स्कूल में इनरोलमेंट कम हो रही है, इनरोलमेंट हो भी रही है तो क्लास 5th से निकल गई, 8th से निकल गई, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है अवेयरनेस कम है, राइट। तो इस सब तरह से जो है आप इसको कनेक्ट कर लोगे। देन आप कुछ वे फॉरवर्ड बता दो, बहुत सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी लिख दिए हैं तो आप ये बता सकते हो। अब जो भी आपने प्रॉब्लम्स गिनाए हैं उसी का आप वे फॉरवर्ड कर दो, उसी को देख लो कि किस तरह से जो है ये चीज़ बेटर होनी चाहिए, किस तरह से इंसेंटिव बनना चाहिए, किस तरह से अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए। तो इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स को थोड़ा बहुत इंसेंटिव दो, उनका जो 25% लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ द आरटी एजुकेशन वो थोड़ा सा भरपाई हो जाए, कुछ फंड्स उनको एलोकेट कर दो, राइट, ताकि वो बेटर तरीके से ये 25% रिजर्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। देन स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट होना चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल्स में जिनका एडमिशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण वो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो इनको कुछ अगर स्कॉलरशिप होगा तो ये लोग सस्टेन कर पाएंगे, इनकी एजुकेशन सिस्टम बेटर हो पाएगी, है ना। देन क्लास 6 तो आरटी एजुकेशन है, चलो ठीक है, उसके अब क्लास ईयर 6 ईयर से जो है आरटी एजुकेशन है, अब उसके नीचे को भी तो थोड़ा बहुत प्रमोट करो। आशा, आंगनवाड़ी सेंटर्स, इन सब पे जैसे प्राइवेट स्कूल्स में प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इन सब ये सब क्लास होते हैं, उस तरह का थोड़ा सा सिस्टम बना के आशा, आंगनवाड़ी सेंटर, इन सब पे थोड़ा सा करो, राइट। देन अवार्ड एंड रिवार्ड का सिस्टम बनाया जाए ताकि 14 ईयर्स के बाद भी स्टूडेंट्स जो है वो उनका इनरोलमेंट बना रहे, वो कंटिन्यू करते रहे अपना स्टडीज़। तो उसके लिए स्कूल्स को कुछ अवार्ड दिया जाए, कुछ स्टूडेंट्स जो स्कूल्स बेटर परफॉर्म कर रही है उसको कुछ अवार्ड दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं, तो बाकी स्कूल्स भी उसको देख के बेटर करेंगे, वो भी अपना इनरोलमेंट बेटर करने का कोशिश करेंगे, रिटेंशन बेटर करने का कोशिश करेंगे, है ना। देन टीचर्स ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, इसको करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो आपने लेके आ गया लेकिन टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दिया, तो ट्रेनिंग आप दीजिए तभी तो वो सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसको करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस जनरेट कैंपेन आप
स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको करने की ज़रूरत है ना। तभी तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो पेरेंट्स को पता चलेगा, सोसाइटी को पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ स्कूलिंग क्या है, तब जाके जो है आरटी एक्ट बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, राइट। देन कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है, वहाँ पे जिस तरह से परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो रहा है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रही है, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो तब जाके जो है आपका स्कूलिंग सिस्टम बेटर होगा, तब जाके जो है आप इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम आप बना पाएंगे, और तब जाके जो है लोगों को पता चलेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग क्या है, राइट। तो इस तरह से जो है आप वे फॉरवर्ड बना सकते हैं। देन कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से आप कंक्लूजन बना सकते हैं। आर्टिकल 39F में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द मोरल एप्लीकेशन ऑफ द स्टेट्स दैट द चिल्ड्रेन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर। ठीक है, तो आरटी एक्ट तो आ गया, लेकिन हमारा गोल अभी तक नहीं अचीव हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, सिटीजन्स को काम करने की ज़रूरत है, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये वाला अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम क्रिएट किया जा सके, तभी जाके जो है यंग माइंड्स को इग्नाइट किया जा सकता है, राइट। तभी जाके जो है APJ अब्दुल कलाम का जो ड्रीम्स है इग्नाइटेड माइंड्स वाला, वो चीज़ फुलफिल किया जा सकता है ना। तो इसको आप कंक्लूजन बना सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में इतना ही है। इन सारे क्वेश्चंस का मॉडल आंसर हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।